आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। मशहूर अमेरिकी फिलोसोफर और पोएट लीथम मार्वल का एक कोटेशन है, सियासत और सियासतदां दोनों महत्वाकांक्षा विहीन नहीं हो सकते। महत्वाकांक्षा गई तो ना वो सियासत रहेगी और ना वो सियासतदां। मार्वल ने ये बात किसी भी रेफरेंस में कही हो, पर भारतीय राजनीति का इतिहास उठाकर देखें तो आपको भी लीथल से सहमत होने का मन करेगा। लेकिन हर थ्योरी का अपवाद तो होता ही है, इसका भी है। इतिहास में भारतीय राजनीति में महत्वाकांक्षाओं से परे भी कई नेता जिए हैं अपनी शर्तों पर, अपने सिद्धांतों पर, और इस लिमिटेड लोगों की सूची में पहला नाम है चंद्रशेखर का। युवा तुर्क के नाम से और बगावती तेवरों से मशहूर इस नेता की राजनीतिक यात्रा इतनी अस्थिर रही कि कभी अगर लगा भी कि चंद्रशेखर को सियासत खा ना जाए, चंद्रशेखर ने उसी क्षण उस संभावना को ही लात मार दी। मैं प्रधानमंत्री जी से जरूर चाहूंगा कि इस देश के बारे में आप हमें बताएं कि किस रास्ते पर इस देश को ले जाना चाहते हैं। क्या सहमत का रास्ता उस तरीके से बनेगा जो तरीका आपने अपनाया है आज तक पिछले 20 दिनों में? क्या ये आप समझते हैं कि विरोधी पार्टियां आपके बहुमत पा जाने से आपके पीछे लग जाएंगी? क्या आप समझते हैं कि विरोधी पार्टियां आपका विरोध करना छोड़ देंगी? मैंने पिछली बार एक बात कही थी, उससे आपके लोग बहुत नाराज हुए थे। तब मैंने कहा था आपको बहुमत नहीं मिलेगा, आप त्याग पत्र दे दीजिए। आज वो बात मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं नहीं जानता आपको बहुमत मिलेगा या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या आप चीन के बारे में अपनी नीतियां बदलने वाले हैं? क्या तिब्बत के ऊपर भारत का दृष्टिकोण बदला है? और यदि नहीं बदला है तो आपकी कैबिनेट का, मंत्रिमंडल का एक सदस्य अगर इन सवालों पर जवाब, एक बयान देता है तो आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार, मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर नामी गिरामी। आज के इस एपिसोड में बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर ने सियासत के मैदान में जब कदम रखा तो ये वो दौर था जब पहले से ही ढेरों दिग्गज मौजूद थे, एक से बढ़कर एक कद्दावर नेता जिनके पीछे उनके समर्थकों का हुजूम था। लेकिन उन्हीं दिग्गजों के बीच चंद्रशेखर ने अपनी जगह बनाई और अपनी अहमियत पैदा की, और एक वक्त आया जब वो भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं चंद्रशेखर की शुरुआती जिंदगी से। 17 अप्रैल 1927 यही वो तारीख थी जब उत्तर प्रदेश के बलिया में चंद्रशेखर की पैदाइश हुई। अपने बचपन और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वो वैसे ही थे जैसे पूर्वांचल में पला बढ़ा हर छात्र होता है। राजनीति से पूरा सरोकार, देश दुनिया में हो रही घटनाओं पर नजर और अपना एक पक्ष। वो राजनीतिक और सामाजिक कामों में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद चंद्रशेखर सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता बन गए। ये बात है सन 1951 की। इसी दौरान चंद्रशेखर उन दो लोगों के करीब आए जिन्होंने उनकी जिंदगी में सबसे अहम रोल अदा किया। एक थे राम मनोहर लोहिया और दूसरे आचार्य नरेंद्र देव। इन दोनों से नजदीकियों ने चंद्रशेखर की सियासी सोच को धार दी। जमाने को देखने का एक नया नजरिया मिला। चंद्रशेखर की छात्र राजनीति को उस समय बहुत करीब से देखने वाले बलिया के सीनियर जर्नलिस्ट संजय राय अपने चंद्रशेखर पर लिखे एक लेख में लिखते हैं, चंद्रशेखर की उस समय की राजनीति में भी जरूरी उग्रता ही थी। वो उग्र उतना ही होते थे जितना कि जरूरी था। लड़ते भिड़ते चलते थे और जमीन पर नेतृत्व की क्षमता तब भी बहुत शानदार थी। संजय राय कहते हैं, उन्हें तब भी मतलब नहीं होता था कि मंच पर साथी छात्र नेता क्या बोल रहे हैं। वो छात्रों के एक समूह के साथ किनारे कुछ समस्या सुनकर या उन्हें सुलझाने की तरकीब बता रहे होते थे। तो बलिया में नेतृत्व की इसी क्षमता और सफल आंदोलनों ने उन्हें 1 साल के अंदर ही उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर पहुंचा दिया और फिर 1955 में
चंद्रशेखर राज्य में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। चंद्रशेखर अब तक राजनीति में खूब पहचाने जाने लगे थे। नेताओं की बिरादरी उन्हें अपनी बैठकी में खास जगह देने लगी थी। यहाँ से चंद्रशेखर की राजनीति प्रदेश के केंद्र से हटकर पूरे देश की तरफ बढ़ी। साल था 1962 जब चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजे गए और यहाँ से उत्तर प्रदेश के बलिया से निकले इस युवा तुर्क का राष्ट्रीय राजनीति में दखल के अध्याय की शुरुआत हुई। हालांकि इसी दौरान एक वाकया और हुआ और वो वाकया था सोशलिस्ट पार्टी की टूट का। 1965 में सोशलिस्ट पार्टी में हुई टूट के बाद चंद्रशेखर राज्यसभा में तो थे, पर उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। हालांकि चंद्रशेखर के कांग्रेस में शामिल होने पर समाजवादी हलकों में उनकी खूब आलोचना हुई, उस पर काफी व्यंग कसे गए। वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव बताते हैं कि चिढ़ाने के अंदाज में चंद्रशेखर से अक्सर पूछा जाता था कि आखिर कांग्रेस में रहकर वो कैसा समाजवाद ले आएंगे। इस पर चंद्रशेखर ने भी चिढ़कर कहा था कि उनके रहते कांग्रेस के पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो समाजवादी नीतियों पर चले या फिर वो टूट जाए। और बाद में कांग्रेस के दो टुकड़े तो हुए ही, वो अलग बात है कि एक हिस्सा बहुत ज्यादा देर तक अस्तित्व में नहीं रह सका। चंद्रशेखर 1967 में कांग्रेस के संसदीय दल के महासचिव बने। ये वो दौर था जब देश में कॉरपोरेट घरानों का विकास चरम पर था। चंद्रशेखर को विचारधारा में जरा भी संशय नहीं था। कांग्रेस में रहते हुए भी उन्होंने मुखरता से कुछ खास घरानों के बढ़ते एकाधिकार का विरोध किया और उतनी ही मुखरता से किया जितनी मुखरता से उस दौर के समाजवादी नेता किया करते थे। कांग्रेस के पांव समझे जाने वाले वरिष्ठ नेताओं का जो समाजवाद से कहीं कहीं कटते दिखाई देते थे, चंद्रशेखर हमेशा उनके खिलाफ मिले। इंदिरा गांधी के उदय के दौर में चंद्रशेखर ने कांग्रेस में तमाम बदलाव की कोशिश की और यहीं से चंद्रशेखर को युवा तुर्क कहा जाने लगा। यही वक्त था जब कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट जैसे शब्द भी सुनाई देने लगे। ये चंद्रशेखर का असर ही था कि कांग्रेस पार्टी के खास रहे नेता भी उनकी छवि में घुल जाना चाहते थे। राजनीति हो या जन आंदोलन, चंद्रशेखर की आवाज हर जगह एक जैसी बुलंदी से सुनाई पड़ती रही। कांग्रेस के दूसरे नेताओं को तो छोड़िए, इंदिरा गांधी भी अगर भटकती दिखी तो विरोध में चंद्रशेखर सबसे पहले वहां खड़े हुए। इतने असंतोष और असहमतियों के बावजूद इंदिरा गांधी से चंद्रशेखर के व्यक्तिगत रिश्ते शानदार रहे। फिर वक्त आया जब चंद्रशेखर की कांग्रेस से दूरी हुई। साल था 1973। जयप्रकाश नारायण बीमार पड़े। चंद्रशेखर सब कुछ छोड़कर उनके पास चले गए। एक लंबा वक्त चंद्रशेखर ने जेपी के साथ गुजारा, उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए जुटे रहे। यहां से शुरू हुई चंद्रशेखर की कांग्रेस से दूरी। 23 जून 1975 को जब देश ने आपातकाल की घोषणा सुनी, उस वक्त चंद्रशेखर ने अपने रास्ते कांग्रेस से बिल्कुल अलग कर लिए। चंद्रशेखर ने इमरजेंसी का विरोध भी किया और 25 जून 1975 को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उस समय वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति और कार्य समिति के सदस्य थे। कहा जाता है कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने फोन करके चंद्रशेखर के सामने दो विकल्प रखे। उन्होंने कहा कि या तो इमरजेंसी के समर्थन में बयान जारी करें या फिर जेल जाने को तैयार रहें, और इतिहास जानता है कि चंद्रशेखर ने जेल जाना चुना। चंद्रशेखर विचारधारा से डिगने वाले नेता कभी नहीं रहे। समाजवाद को विचारधारा के तौर पर अपनाया तो उसको जिया भी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद डीडी न्यूज के कार्यक्रम में उनको याद करते हुए कहते हैं, मुझे 2 दफा उनके बहुत नजदीक आने का अवसर प्राप्त हुआ। एक तो जब वो प्रधानमंत्री बन रहे थे तो मैं अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश का था, तो उनके बनाने उस तोड़ जोड़ में मैं भी शामिल रहा बनाने के वक्त। दुर्भाग्य से जिस वक्त सपोर्ट विड्रॉ हुई तो मैं दिल्ली में नहीं था, शायद न हो पाता। और दूसरा, उसके चंद साल बाद मैं 12 साल उनके हमसाये में रहा। नीरज जी के और पंकज जी के और चंद्रशेखर जी के खाली दीवार हमारे 2 घरों के बीच में रही। मैं अभी भी उसी घर में हूं, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है। 1996 से 2007 तक साउथ एवेन्यू वो 3 नंबर में रहे, मैं 5 नंबर में तब भी था, आज भी हूं। दीवार थी हमारे बीच। तो तब आना जाना रहा। मैंने इतनी बड़ी सोच का इंसान
और प्रधानमंत्री जो देश का रहा, इतना सादा हो सकता है, इतना सादा लिबास, इतना सादा खाना पीना बोलना। उनकी सोच में समाजवाद था, उनके खाने पीने में समाजवाद था, उनके बोलने बोलचाल में समाजवाद था, उनकी नींद में समाजवाद था। वो सोते खाते पीते समाजवाद की एक जिंदा इंसान थे। आज हम ध्यान देखते हैं तो हम तो लाशें। आज समाजवाद नहीं है। आपातकाल के बाद तमाम विपक्षी दलों के मिलन से एक नया दल बना था। नाम था जनता दल, और चंद्रशेखर को विपक्षी दलों के द्वारा बनाई गई इस जनता दल का अध्यक्ष चुना गया। 1977 में जब उनकी पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने मंत्री बनने से इनकार कर दिया। पार्टी अध्यक्ष पद पर ही बने रहे। चंद्रशेखर ने फिर जनता दल भी छोड़ा। समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर समाजवादी जनता दल भी बनाई। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में चंद्रशेखर ने दल खूब बदले, पर विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। बहुत आसान तरीके से परिभाषित किया जाए तो भारतीय राजनीति के समाजवादी सिलेबस का सरलतम अध्याय थे चंद्रशेखर। इंदिरा गांधी की हत्या का साल था 1984, और कांग्रेस के साथ जनता की भयंकर सहानुभूति जब चंद्रशेखर अपने ही शहर बलिया से चुनाव हार गए। लेकिन 1990 का साल आते आते समीकरण पूरी तरह से बदल गए। यही वो साल था जब चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बनने की पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई थी। वीपी की सरकार गिरी तो कांग्रेस की तरफ से चंद्रशेखर को सरकार बनाने का सुझाव आया। राजीव गांधी ने समर्थन देकर चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई और कांग्रेस ने 8 महीने में ही समर्थन वापस ले लिया। सरकार गिरी तो कोई जोड़ तोड़ या मिन्नतों की कोशिशें नहीं की। अल्पकालिक प्रधानमंत्री बनकर ही वो संतुष्ट रहे। उस समय को याद करते हुए शरद पवार एक जगह लिखते हैं, राजीव जी ने मुझे दिल्ली बुलाकर कहा कि क्या चंद्रशेखर को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाया जा सकता है। मैं चंद्रशेखर के पास गया। उन्होंने कुछ रूखे अंदाज में मुझसे पूछा था, क्या तुम्हें राजीव गांधी ने भेजा है? शरद पवार आगे लिखते हैं कि मैंने कहा कुछ गलतफहमियां हुई हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि आपकी सरकार गिरे, आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए। जिसके जवाब में चंद्रशेखर गुस्से में बोले, आप प्रधानमंत्री के पद का कैसे इस तरह मजाक उड़ा सकते हैं? मुझे बस ये बताइए कि क्या कांग्रेस वाकई ये मानती है कि मैं राजीव की जासूसी के लिए पुलिस के सिपाही भेजूंगा? जाइए और राजीव से कह दीजिए, चंद्रशेखर एक दिन में 3 बार अपने विचार नहीं बदलता। इस तरह से चंद्रशेखर ने बड़े स्पष्ट रूप से तत्कालीन सबसे बड़ी ताकत को चुनौती देकर कह दिया था। स्वार्थ तो नहीं ही है उनके डीएनए में, और ये उनकी जिंदगी के तमाम चरणों को देख पढ़ और सुनकर पता भी चलता है। चंद्रशेखर के अपने शहर बलिया की उनसे ढेरों शिकायतें रही। चंद्रशेखर ने कभी बलिया पर खास ध्यान नहीं दिया। चंद्रशेखर बलिया से चुनाव हार भी गए थे। उस दौर में चंद्रशेखर की राजनीति के गवाह रहे और वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह द ललन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं, बलिया के हर अपने चुनाव में उन्होंने कभी वो किसी घर गांव में वोट मांगने नहीं जाते थे और कहते थे सामूहिक सभा में कि आप मुझे मानते हैं कि बलिया का प्रतिनिधित्व अच्छी तरह कर रहा हूं और देश का काम अच्छी तरह कर रहा हूं, तो आप मुझे चुनिए। फोन करके छुड़वा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, इसके लिए वोट मत देना। दोबारा चुनाव हार गए, हरवाया गया एक तरह से, ये सारे दस्तावेज आ रहे। दोबारा जब हो गए तो आज जो समाजवादी पार्टी से विपक्ष के नेता हूं उत्तर प्रदेश में, राम गोविंद चौधरी जी ने कहा कि मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि सब करिएगा, ये उल्लेख मत करिए कि आपने पहली बार क्या कहा था। तो कहे कि हंसकर सुने, जैसा उनकी आदत थी। फिर सब लोग आए मिलने अंदर में। हम लोग पहले मिलना चाहते थे ये बताने के लिए, तो हम लोग मिल गए, उनसे बताया, जैसे नॉमिनेशन करके गए। पर पहली सभा में गए तो शुरू ही इसी से किया कि बलिया वालों, देश बड़ा है। और मैंने क्यों कहा था, और जो भी उसके बाद घटना हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई। इंदिरा जी नहीं रही, देश पर उसका गहरा असर पड़ा, पर आपने इस पर मुझे हराया था। तो मैं आज भी वही बात कहने आया हूं कि जो हुआ वो गलत था, आपको वोट देना है, आप तय कर लेना। दिस वॉज द कन्विक्शन ऑफ द पर्सन। जिस चंद्रशेखर को अपने शहर बलिया में चुनाव हारने का फर्क नहीं पड़ा, देश के आगे कभी बहुत तवज्जो नहीं दी, उन्होंने जेपी के गांव को संवार दिया। हरिवंश कहते हैं, चंद्रशेखर ने अपने गांव का विकास नहीं किया। जेपी के गांव में कीचड़ में रह करके जेपी के गांव में सरसस जेपी का मेमोरियल बनवाया देश में।
और फिर सड़कें वगैरह वहाँ गई, बेसिक सुविधाएं। तो मैंने खुद देखा, मैं उसी गांव से हूँ, तो मैंने देखा कि चंद्रशेखर ने कैसे वहाँ काम कराया जेपी के लिए। तो एक जो इमोशनल अटैचमेंट था चंद्रशेखर का। भारतीय राजनीति में नैतिकता, शुचिता और सिद्धांतों का पहाड़ा ताजिंदगी पढ़ने और पढ़ाने वाला ये सूरज 2007 में अस्त हुआ। दरअसल चंद्रशेखर को कैंसर था। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें 3 मई 2007 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 8 जुलाई 2007 को दिल्ली में उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री के अपने छोटे से काल में और एक लंबी राजनीतिक पारी में जो देश को चंद्रशेखर ने दिया, जो मिसालें गढ़ी, इतिहास उन्हें हमेशा याद करता रहेगा। तो आप रूबरू हुए चंद्रशेखर के तेवर से, उनकी सोच से और कभी किसी के सामने ना झुकने वाले उनके इरादों से। आज के नामी गिरामी में इतना ही। किसी और शख्सियत पर आप नामी गिरामी चाहते हो तो लिखकर भेजिए हमारे ईमेल पर। हमारा पता है radio@aajtak.com। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके जवाब का भी इंतजार रहेगा। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने और साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। आप मुझे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं। खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की। हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कच्चा ज़्यादा रखना।